गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एपिसोड नंबर 3 होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम फुल डिस्कशन के साथ आए हैं और टारगेट 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए विथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी है। और वेट फॉर एंड इन दिस वीडियो में आप वीडियो को अंत तक बने रहना है ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। और डेली न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें मेरे प्यारे साथियों। आज का जो सेशन है बहुत ज़ोरदार होने वाला है, इसलिए दिल थाम कर बैठिएगा कि अब 25 में से कितना क्वेश्चन आज सही कर पाते। कॉपी कलम लेकर रेडी रहिएगा और ये पूरे डिस्कशन के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो के से पहले जो एपिसोड नंबर 1 और 2 नहीं देखें वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है और वहाँ पर क्लिक करके वो पहले और दूसरा सभी देख ले, तभी जाके आपको बेहद समझ में आएगा कि अब तैयारी भी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो चलते हैं, अब देर न करते सीधे शुरुआत करते हैं प्रश्न की। तो ये आज धुआं उड़ा देना है प्रश्न को मेरे प्यारे साथियों। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर रहा। पहला प्रश्न में देखिए क्या कहा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है। पहले प्रश्न में ये आंकिक प्रश्न आपका है, कहा 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष यानी एच की जो वैल्यू है वो कितना है, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, माना कि जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दी रेखा जिस वेग के साथ पत्थर ज़मीन पर हिट करता है वह वेग है। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए सवाल का उत्तर कि आपका क्या होने वाला है। तो देखिए जिस वेग से पत्थर बिकता है मेरे प्यारे साथी उसका वेग जो क्या होता है, तो चूँकि एक फार्मूला होता है v = √2gh। अब यहाँ से 2 की वैल्यू क्या है पुट करेंगे तो 2 और g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू आपका 20 है। तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 400 का जो वैल्यू है वो 20 हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल, और ये 20 मीटर पर सेकेंड आपका ये आपका उत्तर रहेगा। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगर ये मेरा प्रश्न जो बताते हैं मैं प्रश्न, अगर वो प्रश्न आपको समझ में बिल्कुल 100% से आ रहा है समझ में, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आपका दोस्त भी समझ सके क्या इस चैनल पर अच्छे कंटेंट पढ़ाया जाता है और बिल्कुल सरल और इजी भाषा में पढ़ाया जाता है जो कि हमें बेहद समझ में आता है। तो और चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगले की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है अगला में है, करा पृथ्वी का द्रव्यमान है। बहुत प्यारा सा प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। तो ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, तो 6 × 10⁻24 kg होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, 6 × 10⁻24 kg। अर्थात ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। और इसका अगर हम बात करते हैं पृथ्वी का जो ये लगभग है, अगर इसी तरह से इसका होता है 5.976 × 10⁻24 kg इसका द्रव्यमान होता है रियल में, ये पृथ्वी का द्रव्यमान। तो याद रखना है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न के बनते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो को आज धुआं कर देना मेरे प्यारे साथियों।
चलते हैं, देखिए तीसरा नंबर सवाल आपका क्या रहा स्क्रीन पर। इससे पहले दूसरे नंबर का एक्सप्लेनेशन है का पृथ्वी का घनत्व भी बताया गया कि कितना पृथ्वी का घनत्व होता है 5.52। ये पृथ्वी का आपका घनत्व है। और पृथ्वी का द्रव्यमान अभी बताया कि 5.976 × 10⁻24 kg। तो ये आपका रियल द्रव्यमान है। लेकिन जब ये नहीं दिया रहता है तो देखो 6 के आसपास लगभग, इसलिए मान लिया जाता है कितना 6 × 10⁻24 kg ये आपका मान लिया जाता है मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से आपको याद रखना है पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। देखिए तीसरा नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर बहुत बेहद बढ़िया प्रश्न है। यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल है। कह रहा है कि यहाँ से तीसरा नंबर सवाल है कि 25 किलोग्राम मतलब m की जो वैल्यू है वो 25 kg है। कितना kg है? 25 kg है, 25 kg। और वस्तु का जो त्वरण है इतना, यानी a की जो वैल्यू है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कहता लगाया गया बल है। तो चूँकि बल की जो वैल्यू होगा F बराबर क्या होता है ma। तो m की वैल्यू कितना हो गया 25 × 8 और ये आपका kg × मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 25 8 कितना हो गया 200 और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहते हैं न्यूटन, अर्थात 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर साल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगर मेरा प्रश्न अच्छा लगता है तो आपसे कुछ नहीं कर रहा है मेरे प्यार से, तो वीडियो में अंत तक बने रहे, सबसे पहला ये ज़रूरी है। और वीडियो को इतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि हर वो बच्चा समझ सके और पढ़ सके फ्री कंटेंट के साथ। चलते देखिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। अगले प्रश्न क्या रहा आपका स्क्रीन पर, उससे पहले इस प्रश्न का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु का भार। इसे W से सूचित करते हैं। वस्तु का भार कैसे कहते हैं? तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं कि किसी वस्तु पर जितना भी गुरुत्वीय बल लगता है उस वस्तु को भार ही कहा जाता है। ऐसे W से सूचित किया जाता है। गुरुत्वीय बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय बल मतलब क्या होता है? W बराबर होता है mg, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ से इसका भी उत्तर दे सकते थे मेरे प्यारे साथी। यहाँ 25 था और गुरुत्वीय त्वरण अगर उसको मानते 8 तो यहाँ से 25 8 200 और इसका न्यूटन दे सकते थे। गुरुत्वीय बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथी। गुरुत्वीय बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये आपको याद रखना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे साथी। इसी के साथ साथ आपका ये भी पूछ लेगा मेरे प्यारे साथियों कि बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ये आपको भी याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर रहा, बहुत बेहद ही सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल है। का सफ़ेद फास्फोरस को में संग्रहित किया जाता है। किस में संग्रहित किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? पानी में, हाइड्रोजन में, शराब में, ऑक्सीजन में। तो कहा सफ़ेद फास्फोरस को पानी में, किस में? पानी में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखना है कि सफ़ेद फास्फोरस को पानी में संग्रहित किया जाता है। चलते हैं
इस प्रश्न में थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। देखिए इस प्रश्न में कुछ एक्सप्रेशन कहा है, यहाँ पर समझिएगा, एक एक लाइन को समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। का सफ़ेद फास्फोरस को पानी में संग्रहित किया जाता है। दूसरा का सफ़ेद फास्फोरस का अणुसूत्र पूछेगा तो क्या होता है, P4 होता है। क्या होता है, P4। P4 इस तरह से लिखा रहता है। लाल फास्फोरस का अणुसूत्र पूछेगा तो आपको क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P2। लाल फास्फोरस लाल रंग का अपारदर्शक एवं रवेदार ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। श्वेत फास्फोरस को प्रकाश में छोड़ने पर वो धीरे धीरे पीला हो जाता है। कहता है कि श्वेत फास्फोरस को जब प्रकाश में छोड़ा जाता है तो वो धीरे धीरे पीला हो जाता है और इसी के कारण उसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं। तो ये इतनी लाइनें सारे याद रखना है मेरे प्यारे बच्चे, और वीडियो को जितना ज़्यादा सो शेयर करते हैं। आपसे यही की रिक्वेस्ट है, मांगते हैं। अगले प्रश्न देखिए कितना बेहद सूरत से सवाल लेकर आए हैं। 5वें नंबर में कहा, यदि 10 kg भार की बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा है। बहुत प्यारा सा है, अंकित प्रश्न भी शामिल है इसमें। तो कहा जो भार है यानी m की जो वैल्यू है वो 10 kg है मेरे प्यारे साथियों। कितना है, 10 kg है। और साइकिल के जो गति है यानी भी वो आपका 20 मीटर पर सेकेंड है। तो कहा गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हाफ mv² होता है। क्या, हाफ mv²। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा और ये काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। अब देखिए यहाँ से हाफ हो गया। अब m की वैल्यू आपको यहाँ से 10 मिल गया और v² मतलब 20 गुने 20 आपका वो हो जाएगा। तो 10 से कट जाएगा ये 10, तो 10 है 100 और ये 20, तो आपका क्या हो गया, 20 पर डबल जीरो बैठ गया और इतना क्या हो गया, जूल हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये जूल हो गया। तो 2000 जूल आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखना है कि 200 जूल हो गया सवाल का उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले देखते हैं मेरा क्या है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है अगला मेरे प्यारे साथियों, बहुत खूबसूरत सा सवाल है। कहा खाली स्थान एक क्षार धातु है। मतलब कहने का मतलब इतना में से कौन एक ऐसा तत्व है यानी धातु है जो कि एक क्षार धातु है। तो क्षार धातु कौन है मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें से कौन क्षार धातु है, तो सोडियम जो है, सोडियम एक क्या है, क्षार धातु है। सोडियम क्या है, एक क्षार धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी ए विल बी द राइट आंसर। सोडियम एक क्षार धातु है और ये वर्ग पहले में आते हैं। कितने में, वर्ग पहले में। इसके जो परमाणु संख्या है, बहुत बार पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, सोडियम की परमाणु संख्या आपको 11 याद रखना है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, ये आपको ये भी याद रहे। सोडियम एक मुलायम धातु है, ये भी याद रखना। एक ऐसी धातु है, तो ये क्या है, मुलायम धातु है। मुलायम धातु है। सोडियम कौन सी धातु है, एक मुलायम धातु है। इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इतनी सारी बातें याद रखना मेरे प्यारे साथियों। तो चलते इससे कुछ और प्रश्न को विस्तार कर लेते हैं इसमें। चलिए देखिए क्या सोडियम, क्या कहा, सोडियम चांदी किसके समान,
चांदी के समान सफ़ेद धातु है। सोडियम कैसी धातु है? तो सोडियम चांदी के समान सफ़ेद धातु है। अभी बताएं कि सोडियम मुलायम होता है। कैसा होता है? सोडियम मुलायम होता है एवं इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किससे? चाकू से। इसका अपेक्षित घनत्व 0.97 होता है। इसका अपेक्षित घनत्व कितना? 0.97 होता है। यह विद्युत का सुचालक है। सोडियम क्या है? विद्युत का सुचालक है। सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय हो जाता है। विलय कहने का मतलब घुल जाता है। क्या होता है? घुल जाता है। इस तरह से सवाल का उत्तर आपका इतने सारे प्रश्न का इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन इससे बेहद कोई नहीं देगा मेरे प्यारे साथियों। हर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन सिर्फ 1 टिक करके निकल जाएगा, उसकी व्याख्या नहीं करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए क्या करा मेरे प्यारे साथियों। अगले प्रश्न में क्या बताया गया कि प्रश्न संख्या 7 का लिथियम नाइट्राइड का अधिसूत्र है। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो लिथियम नाइट्राइड का जो सूत्र होता है Li3n होता है। ये आपको याद रखना है। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र होता है Li3n। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या है मेरे प्यारे साथियों। खूबसूरत सा सवाल अगला है। 8वां करा निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? कौन सा जो प्रभाव है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा है जो कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता? तो ये कौन सा प्रभाव है मेरे प्यारे साथियों? तो ये आपका ये कौन सा प्रभाव? संकुचन प्रभाव। क्या? संकुचन प्रभाव। आपका ये संकुचन प्रभाव ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। संकुचन प्रभाव जो है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। चलते हैं इससे कुछ अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में देखिए क्या करा कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। क्या बन जाता है? 2 गुना, 0, 4 गुना, 3 गुना। जल्दी से अपना उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए मेरे प्यारे साथी। कितने गुना बन जाता? तो इस सवाल का उत्तर आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की 11 का। डॉक्टर खाली तत्वों में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। कौन सा ऐसा तत्व है जिसका 2 ही कक्ष होता है और दोनों कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं? और नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी नियॉन। नियॉन का संकेत Ni होता है। नियॉन का संकेत Ni होता है। यह एक अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है। इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। नोबेल गैस भी कहा जाता है। इसे उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। उत्कृष्ट गैस के नाम से भी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे नाम हैं। इसे वर्ग 18वें के तत्व कहा जाता है। कितने? वर्ग 18वें के तत्व को कहा जाता है। देखिए इससे बहुत सारे कुछ लाइनें लेकर आए हैं। नियॉन का प्रतीक Ni होता है। ये आप सभी जान चुके हैं। नियॉन का प्रतीक Ni होता है। कतः यह एक अक्रिय गैस, हमने अभी लिखा अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। नियॉन लैंप का प्रयोग हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। नियॉन विसर्जन लैंपों और ट्यूबों तथा प्रतिदीप्त बल्बों में
भरी जाती है जिनको विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहने का मतलब बिजली वाले बल्ब, ये सब नियॉन आ रहे सब, ये सब में नियॉन गैस ही भरे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की और ये सारी लाइनें आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न संख्या 11 में देखिए खूबसूरत सा सवाल है, बहुत बढ़िया सा। ये धातु और धातु का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। डॉट डॉट धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता। कहता कि कौन सा ऐसा धातु है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया था मेरे प्यारे साथियों। तो कौन सा धातु है? तो कौन सा धातु है? टंगस्टन। कौन सा धातु है? टंगस्टन। जिसका गलनांक क्या होता है? इसका गलनांक ये 3500 डिग्री सेल्सियस पर लगभग पिघल जाता है, इसका टेम्परेचर। तो इस तरह से याद रखना आपको। सवाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या करा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना। 12 नंबर में प्रश्न का इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। तो इथेन में कितने कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो इथेन में कहता है 4 कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। कितने कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं? 4 कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। देखिए इथेन एल्केन का ये दूसरा सदस्य इथेन है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना। एल्केन का ये दूसरा सदस्य एल्केन का ये दूसरा सदस्य इथेन है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये आपको याद रखना। और ये दूसरे सदस्य, पहले सदस्य में क्या होता है? पहला सदस्य आपका मीथेन होता है। पहला सदस्य क्या है? सदस्य मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। जिसका सूत्र क्या होता है? CH4। और इसका जो सूत्र होता है, एल्केन इथेन का जो सूत्र होता है, ये C2H6 होता है। अब इसका जो संरचना देखेंगे क्या होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ बंधे होता है। क्योंकि इथेन है तो इथेन, मीथेन, प्रोपेन सभी जो है प्रत्येक 4 कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मीथेन की देखा जाए तो ये प्रत्येक 4 कार्बन से मिलकर बने होते हैं, 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये मीथेन का आपका संरचना सूत्र। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या है। खूबसूरत सा सवाल अगला है, करा कि डॉट डॉट खाली स्थान ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन से ऐसे ऊर्जा जिसके 2 प्रकार की ऊर्जा होते हैं मेरे प्यारे साथियों? देखिए ध्यान से समझना है कि यहाँ पर ये आंतरिक ऊर्जा ये 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। पहला गतिज ऊर्जा और ये दूसरा अस्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 12 mv², अगर स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। तो ये आपका फार्मूला भी याद रखना मेरे प्यारे साथियों। तो आंतरिकी ऊर्जा जो है ये 2 प्रकार की ऊर्जा होता है, एक गतिज ऊर्जा होता है, दूसरा स्थितिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा का आपका सूत्र होता है 12 mv², स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। खूबसूरत सा सवाल है, मंदन है धनात्मक त्वरण, अपरिवर्तनशील त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, चर त्वरण। तो कहता है मंदन क्या है, तो यहाँ से कहता है ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो इसे कुछ एक्सप्लेनेशन लाइनें ले लेते हैं मंदन से। कहता है मंदन का पहला पॉइंट के लिखे, मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। मंदन कुछ नहीं मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ ये त्वरण जब ऋणात्मक हो जाता है तो उसे मंदन कहते हैं। अब मंदन अगला पॉइंट, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, अतः किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट जाता है तो त्वरण का मान ऋणात्मक होता है। ये याद रखना मेरे प्यारे साथी। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट जाता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। तो कहता है यहाँ से, अब त्वरण का जो फार्मूला होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, ये बटा का चिन्ह है। इस तरह से समय अंतराल अर्थात क्या होता है, ए की जो वैल्यू होता है v/t होता है। अर्थात इसे सॉल्यूशन किया जाए तो क्या होता है, v/80 होता है। v/80 क्या होता है, v/80। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। चलते अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है अगला, 15 नंबर प्रश्न का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्यार शेर सरनियों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है इनमें से, तो देखिए जो एल्केन है वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का कुछ एक्सप्लेनेशन इधर है, देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बारीकी ढंग से लाइनें समझिएगा। कहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। क्या कहता है, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसे एल्केन ग्रुप कहा जाता है। यानी एल्केन ग्रुप का जितने भी है वो सभी के सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ये सारी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला पॉइंट क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन कहा जाता है। तो ये भी याद रखना मेरे प्यार से, पूछ देगा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसे पैराफिन कहा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला पॉइंट है कि पैराफिन एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है, तो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता अल्प क्रियाशील। क्या होता है, अल्प क्रियाशील। तो पैराफिन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है अल्प क्रियाशील। चलते अगला पॉइंट की देखिए क्या है, कहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्रियाशीलता बहुत कम होती है। कहने का मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो क्रियाशीलता होता है बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसे पैराफिन कहा जाता है। अब पूछ देगा मेरे प्यारे साथियों कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन
क्यों कहा जाता है? तो पैराफिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसीलिए इसे पैराफिन कहा जाता है। अगले देखिए पॉइंट में लिखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य सामान्य सूत्र CnH2n+2 द्वारा सूचित किए जाते हैं, जहां n कार्बन की संख्या को सूचित करता है, यानी n कितने कार्बन है। और अगला पॉइंट है कि एल्कीन या ओल्फिन तथा एल्काइन, ये दोनों जो है एल्कीन या एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। तो सिर्फ एल्केन ग्रुप, एल्कीन हो या एल्काइन ग्रुप हो, ये आपका डबल बॉन्ड लेता है। देखिए यहाँ से एल्केन जो देखिए था, ये भी याद रखना कि एल्केन जो होता है सिंगल बॉन्ड लेता है, सिंगल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड, और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड लेता है। तो ये आपको याद रखना, ये भी मेरे प्यारे साथियों कि एल्केन कितने बॉन्ड लेता है? सिंगल बॉन्ड लेता है, यानी हर एक कार्बन दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब एल्कीन में कोई एक कार्बन जो होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है मेरे प्यारे साथियों। इसकी चर्चा विशेष सब करेंगे जब एक्सरसाइज होगा, तब यहाँ पर जाके। अगले प्रश्न में देखिए मेरे प्यारे से खूबसूरत सा सवाल है, 16वां नंबर प्रश्न में है, खाली स्थान की इकाई न्यूटन है। अब कहते हैं कैसे दो कौन सी है जिसकी इकाई यानी SI मात्रक न्यूटन है? तो कहता है वजन जिसको हम लोग बोलते हैं वजन, भार जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? भार। या दूसरा जो होता है बल है। तो ये भार या बल, ये दोनों का जो मात्रक है आपका न्यूटन होता है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत सा सवाल लेकर आ रहे हैं, कहा अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, कहा अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? तो क्या होती है? अधातुओं में जो चमकदार होती है वो कौन होती है? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, आयोडीन। आयोडीन जो है अधातुओं में एक चमक पाई जाती है। बाकी ये सब में ऐसी एक ही अधातु है जिसमें कि चमकदार पाया जाए, ये आयोडीन में जिससे चमकदार पाया जाता है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। डिस्कशन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बढ़ने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन भी मेरे प्यारे साथी याद रखना है। धातुओं में आयोडीन चमकदार होती है, कहा अधातुओं में आयोडीन चमकदार होती है। कौन सी? आयोडीन। आयोडीन एक ठोस अधातु है, पूछेगा। बहुत प्यारा सा हमने कई पॉइंट को कवर करके रखा है इस वीडियो में। हमने कहा पहले ही बता दिया था कि पूरा फुल्ली डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। आयोडीन एक ठोस अधातु है। आयोडीन क्या है? एक मेरे प्यारे साथियों ठोस अधातु है। अगला पॉइंट क्या कहता है? आयोडीन बैंगनी रंग का होता है। तो पूछेगा आयोडीन का जो रंग किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है, तथा इसमें धातु की चमक पाई जाती है। किसकी चमक पाई जाती है? धातु की चमक पाई जाती है। मानव शरीर में आयोडीन थायराइड्स ग्रंथि में, कहता है कि जो मानव शरीर में होता है आयोडीन कहाँ पाई जाती है? तो थायराइड ग्रंथि में, और थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। तो किस नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है? तो थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो थायराइड्स ग्रंथि में पाया जाता है। आयोडीन एक प्रबल जीवाणुनाशी है। आयोडीन क्या है? एक प्रबल जीवाणुनाशी है।
क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घोटने वाली गंध जैसी गैस है। कौन? क्लोरीन। तो ये भी याद रखना, क्लोरीन एक शब्द है। क्लोरीन जो है ना हरे पीले रंग की होती है। पूछेगा क्लोरीन किस रंग की होती है, तो हरे पीले रंग की होती है तथा इसकी तीखी और दम घोटने जैसी गंध होती है। यानी घोटेगा ना तो इससे क्या होगा, बेहोश होने वाले जैसे लगेगा जैसे। तो ये जो है क्लोरीन से निकलता है। चल तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। जब तक आप वीडियो में अंत तक बने रहने से और वीडियो को जितना ज़्यादा सो शेयर करें। बहुत प्यारा सा प्रश्न हमने लिखा है मेरे प्यारे साथियों 18वां नंबर का, कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति जी स्क्वायर एसआई इकाई है। किसकी एसआई इकाई है मेरे प्यारे साथियों? ये बहुत प्यारा सा प्रश्न पूछ लिया गया और ये आपका क्लास 9 के टॉपिक से मिलता जुलता है। तो आपका जो सवाल का उत्तर है ये गुरुत्वीय त्वरण के सार्वभौमिक नियम से लिया गया है। किसका है? तो गुरुत्वीय त्वरण के सार्वभौमिक नियम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्या है मेरे प्यारे साथी? इसका याद रखना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी प्रति जी स्क्वायर, ये याद रखना किसका है? गुरुत्वीय सार्वभौमिक नियम का ये दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या है, खूबसूरत सा सवाल है। प्रश्न 19 नंबर में देखिए क्या कहा है, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? तो सबसे अधिक यात्रा किसमें करते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश सबसे अधिक मात्रा में गमन करती है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये भी पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे साथियों कि जल में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये जल में और कांच में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये भी दोनों याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। ये दोनों, ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसमें इसे होता है? तो इन दोनों को याद रखना है। चलिए यहाँ पर इन दोनों का विस्तार हम कर देते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या है? पहला में पॉइंट में है प्रकाश सबसे अधिक गति से निर्वात में यात्रा करता है। किस में करता है मेरे प्यारे साथियों? निर्वात में यात्रा करता है। प्रकाश की वेग माध्यम के अपर्तनांक पर निर्भर करता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि प्रकाश की वेग माध्यम के अपर्तनांक पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है कि जिस माध्यम का अपर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल, गलती लिखा गया मेरे प्यारे साथियों, क्या? प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। ये भी याद रखना मेरे प्यारे साथियों। अगला पॉइंट कहता है प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो रोमर ने की थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो अभी हमने इसके पहले लिखा था। और जल में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से सारे पॉइंट को कवर करके आपको रखना होगा बारी बारी से। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर उत्तर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुत प्यारा सा सवाल है। कैल्शियम का परमाणु संख्या है। कैल्शियम का होता है Ca। इसका जो परमाणु संख्या आपका होता है कितना होता है? इसका जो होता है इतना का जो परमाणु
परमाणु संख्या क्या होता है, कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है 20 होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते। बहुत प्यारा सा प्रश्न है मेरे साथियों। क्षार के संबंध में निम्न में कौन सा सही नहीं है? क्षार के संबंध में निम्न में कौन सा सही नहीं है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए मेरे प्यारे साथियों। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता, इसका स्वाद कसैला होता, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता, या जलीय अथवा द्रव्य विलयनों में OH आयन का निर्माण करता है। फटाफट अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए मेरे प्यारे साथियों कि कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नीले लिटमस पत्र का लाल कर देना, ये आपका यहाँ से सवाल का जो कथन है गलत है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो आपको ध्यान देने वाले होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? कौन? अम्ल लाल। अम्ल मिसाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, ये भी याद रखना मेरे प्यारे साथियों। देखिए ऐसे याद रखना, अम्ल ल तो लाल, ये अम्ल लास्ट में ल आया तो लाल से शुरू कर देना। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को भी ये लाल कर देता है, लेकिन क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो कहा यहाँ पर क्या आ गया मेरे प्यारे साथियों? क्षार आ गया। तो ये कहता है क्षार आ गया तो ये नीला हो गया, नीला हो गया। क्या मिथाइल ऑरेंज को भी ये पीला कर देता है। अब ये रखना मेरे साथियों कि जैसे ही आता है मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। किसको? मिथाइल ऑरेंज को ये पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को पीला करता था कौन? ये क्षार कर देता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल ही कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को ही लाल कर देता है। अब कह रहा है कि क्षार फिनोल्फथालीन को गुलाबी कर देता है। क्या करता है? क्षार फिनोल्फथालीन को क्या करता है? गुलाबी कर देता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। ये याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। जल्दी से फटाफट अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 22वां नंबर में प्रश्न का, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? कहा अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा जो तय की गई है वो कितनी अवस्था तय की गई है? 5 अवस्था तय की गई है। कितनी अवस्था? 5 अवस्था। देखिए इसे 5 अवस्था में पहला तो ठोस, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, आपका ये 5वां। पहला अवस्था आपको है ठोस, दूसरा गैस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस, द्रव, गैस और ये प्लाज्मा अवस्था, और 5वां बोन्स आइंस्टीन। इस तरह से 5 अवस्था ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 5 अवस्थाएं खोज किए हैं। देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है, पॉइंट लेकर आए। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्था होता है। किसी पदार्थ की अवस्था उनके किस पर निर्भर करता है? कहता है किसी पदार्थ की अवस्था किन पर निर्भर करता है? तो अंतराण्विक बल पर निर्भर करता है। उनके क्या करता है? अंतराण्विक बल पर निर्भर करती है। तो किसी पदार्थ की अवस्था उनके अंतराण्विक बल पर निर्भर करती है। ठोस में उच्च घनत्व और असंपीड़ित होती है। क्या होता है? ठोस में जो होता है उच्च घनत्व होता है और असंपीड़ित होता है। गैस में आकर्षण बल बहुत कमज़ोर होता है। क्या होता है? बहुत कमज़ोर होता है मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या है, बहुत खूबसूरत सा सवाल आपको लेकर आया मेरे प्यारे साथी। अगले प्रश्न में देखिए क्या कहा, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को क्या कहते हैं? केजी। आयतन को भी। तो द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहते हैं? डेंसिटी। ये आपको याद रखना है। यानी द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं आज 24वें प्रश्न की ओर बढ़ गए मेरे प्यारे साथियों। बहुत प्यारा सा प्रश्न, निम्न में से आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? बहुत प्यारा सा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, आघात वर्धनीय धातु कौन सी? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे इस सवाल का। तो देखिए सवाल में जो है आघात वर्धनीय धातु जो है मेरे प्यारे साथियों क्या है? ये गोल्ड है। क्या है? गोल्ड। गोल्ड का है तो सोना। देखिए ऐसे तो है कॉपर और एल्युमिनियम भी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आघातवर्ध या तन्य होता है। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए इससे प्रश्न देखिए, कुछ पॉइंटें हैं कि सोना आघातवर्धनीय धातु है। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धनीय सोना धातु है और इसके बाद चांदी का है। तो सबसे आघातवर्धनीय धातु जो होता है सोना है। इस सवाल का उत्तर आपका सोना ही हुआ। सोना एक, उसके बाद चांदी है, उसके बाद किसका है? चांदी है। सोना एक कोमल चमकदार तन्य धातु है। कोमल कहने का मतलब ये मुलायम होता है, बहुत मुलायम। सोना का अयस्क कलावेराइट और सिल्वेराइट है। सिल्वेनाइट और कलावेराइट। तो सोना का अयस्क याद रखना, सोना का अयस्क कलवेराइट और सिल्वेनाइट। सोना सबसे अधिक क्रियाशीलता वाला धातु है। कॉपर एल्युमिनियम आघातवर्ध तन्य धातु है। तो ये सभी है। तो इस सारे पॉइंट को आपको याद रखना। और आज का अंतिम सवाल मेरे प्यारे साथियों, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। करा कि दाब बराबर क्या है? दाब बराबर दाब। अब ये दाब बराबर आपसे ही पूछ लिया, क्षेत्रफल प्लस उत्पेक्ष। उत्पेक्ष गुने क्षेत्रफल, उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे उत्क्षेप। तो आप फटाफट जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए मेरे प्यारे साथियों। सवाल का उत्तर क्या होगा? आज का ये सवाल का उत्तर क्या होगा? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए क्या है सवाल का उत्तर होगा, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो P बराबर क्या? क्षेत्रफल बटे ए, जहाँ ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है और ए पृष्ठ के लंबवत बल है। तो दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर। घनत्व अधिक होने पर दाब अधिक होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। इस तरह से सवाल का उत्तर आपका क्या हुआ?
क्षेत्रफल दाब बराबर क्या हुआ, F बट्टा A, क्या होगा, F बट्टा A। चलो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, C। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथी।